पाकिस्तान का स्कोर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्या होगा। इंतजार था आप लोगों को कि फुरकान भट्टी साहब अपना स्क्वाड तो आप हमें बताएं कि आपके मुताबिक वो कौन से 15 लड़के होंगे जिनको वर्ल्ड कप में जाना चाहिए। तो भाईजान 3-4 दिन का टाइम लेके मैंने अपना 15 का स्क्वाड रेडी कर लिया है और इस स्क्वाड में 3 ट्रेवलिंग रिजर्व भी हैं। मैं आपको स्क्वाड दिखाने से पहले, ग्राफिक दिखाने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि हमने रियलिस्टिक होके ये स्क्वाड बनाया है। यानी मैंने कोई ऐसा लड़का नहीं डाला जो मेरी ख्वाहिश हो लेकिन वो इनके प्लान्स में नहीं है। तो हमें अगेन थोड़ा सा रियलिस्टिक होना पड़ेगा। जो लड़के वर्ल्ड कप में जाते मुझे नजर आ रहे हैं या जो इनके प्लान्स में हैं, मैंने सिर्फ वही स्क्वाड में डाले हैं। बल्कि इसको थोड़ा आसान लफ्जों में मैं आपको इस तरह बता देता हूं कि 90% इनकी मर्जी और 10% मेरी मर्जी इस स्क्वाड में शामिल है। तो मिक्स करके 3-4 दिन लेके मैंने एक तगड़ा सा स्क्वाड बनाया है और मुझे लगता है कि ये स्क्वाड अगर पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में ले जाए तो पाकिस्तान अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। तैयार हैं? ये है आपके सामने पाकिस्तान का स्क्वाड फॉर टी20 वर्ल्ड कप 2026। ये मेरा स्क्वाड है। मैं एक एक बंदे को रखने की वजह भी आपको बताऊंगा और इसमें एक टेक्निकल चीज मैंने डाली है। आपको 12 तक प्लेयर्स नजर आ रहे हैं, फिर आपको नीचे एक गैप नजर आ रहा है 13, 14, 15। उसकी भी एक वजह है। यानी ये जो आपको ऊपर 12 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, ये आपकी कोई एग्जैक्ट मैंने प्लेइंग 11 नहीं लिखी। ये वो लड़के हैं जो आपकी प्रायोरिटी होंगे टी20 वर्ल्ड कप के दौरान। और ट्रैवलिंग रिजर्व में भाई साहब फखर जमान है। मतलब फखर जमान मेरे मेन स्क्वाड में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबर आजम और फखर जमान एक स्क्वाड में नहीं हो सकते। ये एक फैक्ट है। तो बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। मैं सबसे पहले अपना स्क्वाड पढ़ लेता हूं और फिर बारी बारी मैं अपनी प्लेइंग 11 पे भी आऊंगा। किसको मैंने रखा है, किसको मैं कौन से नंबर पे बैटिंग करवाना चाहता हूं, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। साहिबजादा फरहान और साइम अयूब मेरे ओपनर्स हैं। यानी वर्ल्ड कप का आपका जो पहला मैच हो, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से फरहान और साइम ओपन करें। अच्छा, जो मेरा बैकअप ओपनर है इस वर्ल्ड कप के लिए वो बाबर आजम है, क्योंकि सलमान अली आगा को 1 डाउन ही बैटिंग करनी चाहिए। तो आपकी टीम में अगर फरहान और साइम इस टाइम आपके ओपनर हैं और 1 डाउन सलमान अली आ गए तो बाबर कहां पे बैटिंग करेगा? बाबर चौथे पे मेरा नहीं ख्याल बैटिंग कर सकता है। ये एक फैक्ट है। हमें असलियत देखनी पड़ेगी, हमें रियलिटी देखनी पड़ेगी। ये वर्ल्ड कप है, ये कोई मोहल्ले का कोई छोटा सा टूर्नामेंट नहीं है जहां पे कोई किसी भी जगह पे बैटिंग कर ले। चौथे नंबर पे बाबर आजम को रखने की वजह यह है कि ये स्क्वाड में है, ये प्लेइंग 11 का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मेरे स्क्वाड में उस्मान खान है विकेट कीपर और फरहान बैकअप विकेट कीपर है। हालांकि पूरा कीपर ना फरहान है ना उस्मान खान है, लेकिन भाई साहब मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है कि आपने हारिस को बाहर कर दिया जो आपकी वर्ल्ड कप की प्लानिंग में था। आप गलत टाइम पे उस्मान को लेके आ गए। उस्मान ने ट्राई नेशन सीरीज में आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस भी करके दिखाई। तो अब आपने उस्मान को कैरी किया हुआ है, तो लिहाजा वो अब आपकी मजबूरी है। अच्छा, मेरे स्क्वाड में कहीं भी ख्वाजा नाफे नहीं है। वो यहां पे लोगों में ना एक बड़ी अजीब आदत है, चढ़ते सूरज को सलाम करना। एक मैच के बाद कोई कैसे वर्ल्ड कप की टीम में आ सकता है? इवन वो ट्रैवलिंग रिजर्व में भी नहीं होना चाहिए। ये ख्वाजा नाफे के मैं कोई अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, उसका इंशाल्लाह बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। ख्वाजा नाफे हो गया, माज सदाकत हो गया, समीर मिनहास हो गया, इनका बड़ा लंबा फ्यूचर है पाकिस्तान से इंशाल्लाह। लेकिन एक मैच की बेस पे, और मैं आप लोगों को जानता हूं ना, एक मैच अगर ख्वाजा नाफे का गंदा चला गया तो आपने कहना है कि क्या इसका फर्स्ट क्लास का तजर्बा है। आप टैलेंट को अभी कच्चा ही होता है, उसको पकने से पहले पाकिस्तान टीम में डाल देते हैं। तो मैं तो भाई साहब यहां पाकिस्तानी अवाम को जानता हूं ना। जैसे आजकल लोग सुफियान मुकीम को भूले हुए हैं और लोगों को उस्मान तारिक को प्लेइंग 11 में देखना है। यहां पे सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम होता है। तो जो मेरा मेन कीपर है
अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, ये लोग उसको कैरी कर रहे हैं। अब वो स्क्वाड में है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। उस्मान खान आपका मेन विकेट कीपर है, और अगर किसी मैच में कोई चीज ऊपर नीचे होती है तो बैकअप में फरहान थोड़ी बहुत कीपिंग कर सकता है। अगेन मेरा कसूर नहीं है कि आपके पास पूरा कोई विकेट कीपर ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद शादाब खान इनकी टीम में हैं। अब इनकी टीम में हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप में जाना ही जाना है, तो मतलब वो तो एक बेवकूफी है ना कि मैं कहूं नहीं मेरी टीम में तो शादाब खान नहीं है। भाई साहब वो वर्ल्ड कप में जा रहा है और वो वैल्यू ऐड कर सकता है, हमें सिर्फ प्रोसेस से मसला है, प्लेयर से मसला नहीं है। तो शादाब खान मेरी टीम में मौजूद हैं। मोहम्मद नवाज, जिनके बारे में मैंने कितनी बात की है कि मोहम्मद नवाज इंशाल्लाह अगर वर्ल्ड कप में अपने बलबूते पे आपको एक आधा कोई बड़ा मैच जितवा गया तो मैं कहता हूं आपको मजा ही आ जाना है। फहीम अशरफ भी ऑब्वियसली मेरी टीम में है, और ये मेरी एक प्रिडिक्शन कह लो, आपको मैंने टाइम से पहले बता दी है कि जब जब शादाब खान आपकी प्लेइंग 11 में होगा, फहीम अशरफ का रोल कम होता जाएगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि शादाब प्लेइंग 11 में रहेगा और फहीम प्लेइंग 11 से बाहर चला जाएगा। और इसमें मैं कोई ये नहीं कह रहा कि आप शादाब को भी खिलाएं फहीम को भी खिलाएं, नहीं, यू आर प्लेइंग टू मेनी ऑलराउंडर्स। अगर मिसाल के तौर पे आपने शादाब और नवाज दोनों को खिलाना है, ऊपर से साइम ने भी बॉलिंग करनी है, आगा भी बॉल करता है, तो फिर जरूरत नहीं है आपको कि आप फहीम को भी खिलाएं, क्योंकि 3-4 मैच ऐसे गुजर जाएंगे और गुजरते रहे हैं जहां पे ना फहीम की बैटिंग आएगी ना फहीम की बॉलिंग आएगी। तो बेहतर ये नहीं है कि अगर आपकी प्लेइंग 11 में एक मेन स्पिनर अबरार है तो आप दूसरा मेन स्पिनर उस्मान तारिक को डालें, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना है। और ये गलत फहमी है हमारी टीम मैनेजमेंट की कि नवाज के होते हुए आपको कोई प्रॉपर पूरा बॉलर नहीं चाहिए। नहीं भाई साहब, नवाज एक्सेप्शनल रिदम में है और अपने बलबूते पे वो आपको मैच जितवा सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज एन ऑलराउंडर। नवाज भी जब कूट खाने पे आता है ना तो उसको भी समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है। और क्या फायदा ऐसे फहीम अशरफ का जो ना बैटिंग करेगा ना बॉलिंग करेगा। तो बेहतर ये नहीं है कि 4 ओवर ना सोचो, 2 ओवर सोच लो। जो 2 ओवर किसी से आपने करवाने हैं वो अगर कोई पूरा बॉलर ही करे, मिसाल के तौर पे उस्मान तारिक, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो फहीम मुझे प्लेइंग 11 में नहीं नजर आ रहा अगर शादाब खेला, क्योंकि नवाज तो आपकी प्लेइंग 11 में है, एंड टू बी ऑनेस्ट शादाब भी आपकी प्लेइंग 11 में है। अच्छा, उसके बाद अबरार, मतलब कोई इसमें हमें सोचने की बात नहीं है, वो आपकी प्लेइंग 11 में है। शहीन शाह अफरीदी अपना रीहैब उन्होंने शुरू कर दी है, और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में एक ओपिनियन है कि शहीन को स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। देखो, इट्स नॉट अबाउट के शहीन के 4 ओवर, इट्स अबाउट के शहीन ने बाकी बॉलर से भी बॉल करवानी है। मतलब एक जो फास्ट बॉलर है वो जब कोई दूसरा बॉलर बॉल कर रहा होता है, मिसाल के तौर पे मेरी टीम में सलमान मिर्जा भी हैं, हारिस राउफ मेरे स्क्वाड में नहीं है, हारिस राउफ मेरे ट्रेवलिंग रिजर्व में है, उन पे अभी मैं आऊंगा। ये काफी एक मुश्किल सा फैसला था, लेकिन टफ कॉल मैंने तो ले ली है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी बारी है टफ कॉल लेने की। अच्छा खैर, अगर सलमान मिर्जा या वसीम जूनियर बॉल कर रहे हैं तो शहीन खड़ा होगा मिड ऑफ या मिड ऑन पे। जो चीज शहीन समझा सकता है, मतलब जो चीज एक फास्ट बॉलर को समझा सकता है, वो कोई स्पिनर नहीं समझा सकता। वो हम देखते थे ना पाकिस्तान सुपर लीग में कि अगर जमान खान को या किसी बॉलर को अगर थोड़ी सी कुट पड़ गई है तो शहीन आके बड़े तरीके से उनको काम डाउन करता था। तो उस रोल में शहीन मतलब आपकी टीम का एक सीनियर प्लेयर है, और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखता हूं इस बात पे कि शहीन शाह अफरीदी के अंदर अभी भी एबिलिटी मौजूद है कि वो अपने बलबूते पे पाकिस्तान को टूर्नामेंट जितवा सकता है। वो कल परसों इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, एक छोटे से बच्चे ने उठ के कह दिया कि पहले आप 140 पे बॉल करते थे, तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो बहुत ज्यादा है। और मुझे तकरीबन 10-12 दिन पहले ये कंफर्म हो गया था, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि शहीन की कोई सीरियस किस्म की इंजरी नहीं है। उन्होंने रीहैब शुरू कर दिया है, छोटे रनअप से वो बॉल भी कर रहे हैं, आज कल में वो पूरी जान से बॉलिंग भी करेंगे। इंशाल्लाह ही विल बी इन योर टीम और वो इंशाल्लाह फिट होंगे। सलमान मिर्जा भाई साहब मेरी टीम में है, क्योंकि मुझे सलमान मिर्जा ने थोड़े से टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। अब एक कंपैरिजन बना हुआ है जो कि कप्तान ने ही बनाया है कि अगर शहीन टीम में होगा तो मिर्जा नहीं होगा, मतलब मिर्जा को कहा जाता है कि ये शहीन का बैकअप है।
लेकिन भाई साहब शहीन तो आपकी प्लेइंग 11 में आंखें बंद करके है ना, जिसने पहला ओवर करना है। सलमान मिर्जा ने जितनी अच्छी, जितनी शानदार बॉलिंग की है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दो लेफ्ट आर्म पेसर नहीं खेल सकते। मतलब ठीक है, एक राइटी एक लेफ्टी, लेकिन अगर आपने 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, मिसाल के तौर पे आपको ये बाद में पता लगेगा कि आपको ऑन द डे कैसी पिच मिल रही है। अगर आपने 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं तो आई होप कि ये शहीन, मिर्जा और वसीम जूनियर इनको खिलाएं। अगर कभी आपको बैटिंग थोड़ी किसी वजह से लंबी करनी पड़ रही है, फिर आप फहीम को खिला सकते हैं। लेकिन अगेन ये कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको थोड़ी सी तेज पिच मिल रही है ना, देन यू नीड टू डिसाइड बिटवीन फहीम एंड नवाज। अब नवाज इनकी प्लेइंग 11 से ये कभी भी बाइट नहीं करेंगे। फिर भाईजान आपको डिसाइड करना पड़ेगा फहीम एंड शदाब। मतलब अगर थोड़ी सी आपको तेज पिच मिल रही है, जहां पे थोड़ी सी ग्रास ऊपर क्रिएटर ने छोड़ी हुई है, तो आप फहीम को भी एक चौथी ऑप्शन रख सकते हो। लेकिन जब आप अगेंस्ट सारे ऑलराउंडर खिलाओगे तो वो कहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वसीम जूनियर भी मेरी टीम में है, और वसीम जूनियर के बारे में माइक हेसन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पूरे पाकिस्तान में जो पुराना बॉल अच्छा कर सकता है, जो रिवर्स कर सकता है, वो वसीम जूनियर है। लेकिन उसके बाद खुल के उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया गया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि पूरे पाकिस्तान में, मतलब आपने राउफ से बेहतर करार दे दिया वसीम जूनियर को, आपने शहीन से बेहतर करार दे दिया पुराने बॉल के साथ रिवर्स स्विंग में वसीम जूनियर को। तो मेरे ख्याल से दिस इज हाई टाइम कि आप अब राउफ के ऊपर वसीम जूनियर को और सलमान मिर्जा को इस टूर्नामेंट में बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, फिर नीचे एक गैप है क्योंकि प्रायोरिटी वाले प्लेयर ऊपर थे। अब ये काइंड ऑफ मेरे तीनों बैकअप हैं, लेकिन ये मेन स्क्वाड में है। हसन नवाज मैंने अपनी प्लेइंग 11 में रखा है, और हसन नवाज, मेरी रिक्वेस्ट है हसन नवाज को अपने स्क्वाड में रखो। अब मैं आपको दोबारा लेके जाता हूं जो चौथी ऑप्शन मैंने शुरू में डिस्कस की थी कि चौथे पे कौन बैटिंग करेगा। हसन नवाज टेलर मेड प्लेयर है आपकी चौथी पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे प्लेयर को चौथे पे बैटिंग कराएं जिसको कोई तजर्बा नहीं है। बेहतर यह नहीं है कि आप मुड़के देखें पीछे, आपको हसन नवाज नजर आएगा जिसका एक पैच आ गया था बुरा, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में ठीक बैटिंग कर रहा था, और उसके बारे में आगा जी कहते थे कि ये जनरेशनल टैलेंट है, और उसने मैचेस भी खत्म किए हैं पाकिस्तान के लिए, T20 में भी, वनडे में भी, पाकिस्तान सुपर लीग में भी, बांग्लादेश में भी जाके उसने मैच फिनिश किए। तो मतलब उसके अंदर वो चीज मौजूद है। एक चीज की कमी है, कॉन्फिडेंस की। क्या वो ये सारे मिलके नहीं दे सकते उसको? हसन नवाज मुझे डायरेक्ट आपकी प्लेइंग 11 में देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों मैंने उसको 13वें नंबर पे रखा है? क्योंकि मुझे इनके आसार नहीं नजर आ रहे। ये करते क्या हैं कि अगर ये किसी को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर देते हैं ना, तो ये उसको भूल जाते हैं। मतलब इनको याद भी नहीं रहता कि यार ये भी बच्चा कभी हमारी टीम में था। तो मैं अगेन थोड़ा रियलिस्टिक होकर चल रहा हूं। अपनी ख्वाहिशात इस स्क्वाड में मैंने बहुत कम रखी हैं। मिसाल के तौर पे मेरी एक जो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी जो मैंने इस स्क्वाड में रखी है, वो अब्बास अफरीदी को मैंने ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा है। शायद अब्बास अफरीदी मेरे मेन स्क्वाड में होता, लेकिन फिर मैंने अपने आप को बताया कि नहीं भट्टी साहब, हमें थोड़ा रियलिस्टिक होना है। अब्बास अफरीदी को इन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में T20 नहीं मैच खिलाए अभी रिसेंट में, तो वो कैसे डायरेक्ट प्लेइंग 11 में आएगा? तो वो आपका बैकअप हो सकता है। अगर सलमान मिर्जा ने इतना अच्छा इंप्रेस ना किया होता तो फिर मेरे ख्याल से अब्बास अफरीदी उनकी जगह सोचा जा सकता था। मैं राउफ के ऊपर अभी आऊंगा। फखर जमान, आप में से बड़े लोग हैरान हो गए होंगे कि फुरकान भट्टी, आप तो कहते थे कि फखर जमान अपने इंपैक्ट के ऊपर खेलता है। बिल्कुल, फखर जमान अपने इंपैक्ट के ऊपर ही खेलता है, और यह भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि फखर जमान T20 में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन स्ट्रगल बाबर आजम भी कर रहा है। मतलब इस टाइम अगर आप मेरिट पे बात करें, पाकिस्तान की 15 में ना बाबर आजम की जगह बनती है, ना फखर जमान की जगह बनती है। और अल्लाह माफी दे, मुझे डर लग रहा है कि शायद ये दोनों ही प्लेइंग 11 में हों। प्लेइंग 11 में, 15 में भी नहीं। तो अगर ये दोनों प्लेइंग 11 में होंगे तो फिर तो आपके 5-6 लड़के सारे ओपनर ही हैं। फिर तो मतलब
अल्लाह ना करे कोलैप्स मुझे अभी से ही नजर आ रहा है। और ये अगेन हमारी कोई बद्दुआ नहीं है। क्रिकेट में एक पोजीशन, कौन किस पोजीशन पे खेल रहा है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो फखर जमान और बाबर आजम दोनों एक टीम में नहीं हो सकते, जिस तरह की क्रिकेट ये दोनों की आजकल चल रही है। अब आप मेरे से ये पूछें कि ठीक है, एक तरफ आप कहते हैं कि फखर और बाबर एक टीम में नहीं हो सकते, फिर आपने बाबर को ही प्रायोरिटी क्यों बनाया? मैंने इसलिए बाबर को प्रायोरिटी बनाया कि बाबर आजम फखर जमान से एनी डे बड़ा बेटर है। आप जितनी भी इन दोनों की परफॉर्मेंसेस देखें, बाबर आजम एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत बड़ा नाम है। एक बहुत बड़ा नाम नहीं, बल्कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। अब बाबर आजम के टूर्नामेंट्स में फेलियर्स हैं। बाबर आजम का आप 2022 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप देख लें, 2024 का T20 वर्ल्ड कप देख लें, 2025 की आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, और दरमियान में एशिया कप तो अभी हमने काउंट ही नहीं किए। तो बाबर आजम के पास T20 फॉर्मेट में ये एक आखिरी अपॉर्चुनिटी है कि बाबर दुनिया को खड़ा होके गलत साबित कर दे। बाबर फुरकान भट्टी को गलत साबित कर दे। बाबर उन लाखों लोगों को गलत साबित कर दे जो कहते हैं कि बाबर की T20 में जगह नहीं बनती। आज बिग बैश में बाबर की जो नॉक थी 120 के स्ट्राइक रेट वाली, मैंने पूरा मैच देखा है, बहुत एक एवरेज किस्म की नॉक थी। और माइंडसेट के भी मसले हैं, टेक्निक के भी मसले हैं। बैटिंग पे तो अभी हम आएंगे। फील्डिंग करते हुए आपने वो बिग बैश के पेज पे वो क्लिप देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप देखें। भाई साहब, सामने शॉट लगी है, लॉन्ग ऑफ पे खड़ा हुआ था बाबर आजम, लॉन्ग ऑन पे खड़ा हुआ था स्टीव स्मिथ। अब दोनों बॉल की तरफ आ रहे हैं। स्टीव स्मिथ ने आखिरी मोमेंट पे अपना पेस कम किया भागने का, क्योंकि बाबर बॉल के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन बाबर ने डाइव करके बॉल नहीं रोकी। कमेंटेटर्स वहां पे क्या कह रहे हैं कि हट जा बाबर आजम, स्टीव स्मिथ ये कह रहा होगा। फिर अगली बॉल स्टीव स्मिथ ने, लिटरली अगली बॉल स्टीव स्मिथ ने डाइव करके बॉल रोकी। मुंह से कहा कुछ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है बाबर को समझ आ गई होगी कि मैंने गलती की है। और ये जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, ये कच्चा चबा जाते हैं। वो सिडनी थंडर का प्लेयर क्रिस ग्रीन, उसको माइक पे लिया जब बाबर और स्मिथ बैटिंग कर रहे थे। अभी स्मिथ शुरू नहीं हुआ था, बाद में तो उसने 107 मीटर का छक्का भी लगा दिया, 4 बॉलों पे 4 भी छक्के लगा दिए। अभी स्मिथ शुरू नहीं हुआ था, ये 2.5-3 ओवर्स की कहीं पे बात है। क्रिस ग्रीन माइक पे आया और उससे पूछा गया कि 190 का टोटल है, क्या प्लान है? कमेंटेटर ने पूछा लाइव मैच के दौरान। तो क्रिस ग्रीन ने आगे से क्या कहा कि हम चाहेंगे कि बाबर ज्यादा से ज्यादा बॉल्स खेले, क्योंकि यह रना बॉल खेलेगा, आखिर में कैचअप करने की कोशिश करेगा, और वहां पे अगर हमें 2 इकट्ठी विकेटें मिल गई तो मैच हमारी जेब में है। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है। वो सरफराज ने भी एक जमाने में मजाक मजाक में कह दिया था ना कि बाबर को खेलने दो, इसको आउट नहीं करना। तो शुरू में बाबर को स्टार्ट अच्छा मिला। बाबर का मसला यह है कि वो मारने वाली बॉलों को भी ना बिल्कुल ब्लॉक करना शुरू कर देता है। एक टाइम पे मुझे लगा था कि बाबर स्मिथ को पीछे छोड़ देगा, लेकिन बाबर ने फिर टिप टिप करना शुरू कर दी। अब अगेन यहां पे बाबर आजम के फैंस कहेंगे वो क्योंकि स्टीव स्मिथ तेज खेल रहा था तो बाबर ने ब्लॉक करनी शुरू कर दी। यार, बाबर का दिन किस दिन आएगा? मतलब ये कब होगा कि बाबर डोमिनेट कर रहा है और दूसरे कह रहे हैं कि यार बाबर डोमिनेट कर रहा है, हमें जरूरत नहीं है? तो आपको नहीं लगता कि आपको कई दिन, कई महीने और बहुत ज्यादा साल गुजर गए हैं बहानेबाजी करते हुए? तो मैं बाबर आजम को जो मैंने अपनी टीम में रखा है उसकी वजह यही है, आई वॉन्ट हिम टू प्ले दिस T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर बाबर आजम इस वर्ल्ड कप से ड्रॉप होता है ना, तो सारी जिंदगी के लिए एक डिबेट आ जाएगी। क्योंकि अगर अब बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप से या T20 टीम से ड्रॉप होता है, देयर इज नो वे इज कमिंग बैक इन T20 क्रिकेट, बिकॉज आपके पास पीछे फिर बहुत टैलेंट है। अब आप उसको बगैर कुछ किए वापस लाएं, आप उसको खिलाएं फिर वर्ल्ड कप, क्योंकि जरूरी है उसके लिए दुनिया को खड़े होकर गलत साबित करना। और अगर अल्लाह ना करे वो इस वर्ल्ड कप में भी कुछ ना कर पाया और एक एवरेज बिलो बेल्ट उसका वर्ल्ड कप गया, फिर तो
इज्जत के साथ बाबर आजम को अपनी T20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए। और वनडे में और टेस्ट में वो अभी भी हमारा शहजादा है। ये अगले साल आपका ओडीआई वर्ल्ड कप है, हम सबसे ज्यादा बात कर रहे होंगे बाबर आजम की, हम सबसे ज्यादा बात कर रहे होंगे फखर जमान की, हम रिजवान की बात कर रहे होंगे, हम आगा की बात कर रहे होंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में यार आपका वर्ल्ड कप है, नबीबिया जिम्बाब्वे, ज्यादा मैच साउथ अफ्रीका में है। वहां पे आपकी ये जो बैक बोन है, इन्होंने आपकी टीम को आगे लेके जाना है। तो अगर एक स्पेसिफिक प्लेयर T20 में फिट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गंदा प्लेयर है। बाबर आजम अपने टाइम पे, अब अपने टाइम से मेरा क्या मतलब है, 2021-22 में वो उस जमाने के लिहाज से T20 अच्छी खेलता था, लेकिन अब जिस पेस पे T20 क्रिकेट चली गई है, बाबर नहीं मैच कर पा रहा उसको। और इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है। अगर कोई प्लेयर किसी फॉर्मेट में नहीं फिट इन हो पा रहा, तो वो छोटा प्लेयर नहीं हो जाता। और मेरी दुआ है कि बाबर आजम इसका असर वनडे पे ना ले ले, जो कि ऑलरेडी हमें नहीं पता कि 100 के बाद ही इज ट्रूली बैक और नॉट, हमें नहीं पता, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स कभी अच्छी नजर आती है, कभी बहुत बुरी नजर आती है। फील्डिंग एफर्ट कभी आपको एक्सेप्शनल कैच पकड़ लेता है, कभी सीधा बॉल छोड़ देता है। तो समझ नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। और T20 में फेल हो के वो अपने मसले मसाइल बढ़ाता जा रहा है। तो बाबर आजम आपकी टीम में है, लेकिन आपकी प्लेइंग 11 में वो कैसे फिट होगा? देखो, ये कहना बहुत आसान है कि फरहान को बाहर निकाल दो। क्यों? मतलब फरहान और साइम को आगा ने या माइक हेसन ने जितना कॉन्फिडेंस दिया है पिछले कुछ महीनों में, वो डिजर्व करते हैं एज एन ओपनर T20 वर्ल्ड कप खेलना। कितना कुछ प्लान किया होगा आपकी ओपनिंग जोड़ी ने। फरहान ने बहुत कुछ प्लान किया होगा कि यार अब मैंने इंडिया के खिलाफ इस तरह खेलना है, अब मैं इस तरह डोमिनेट करूंगा, अब मैं ये करूंगा। साइम ने कितना कुछ प्लान किया होगा। साइम की बॉलिंग भी आपको काफी हैंडी साबित होगी, लेकिन बल्ले के साथ भी उसको इस T20 वर्ल्ड कप में टॉप 3 में फिनिश करना है। साइम के ऊपर अभी मैं आता हूं। तो बाबर आजम की कहां पे जगह बनेगी? वन डाउन सलमान अली आगा का 165 का स्ट्राइक रेट है, किसी एक मैच में नहीं, 6 इनिंग्स में। मैंने आपको 3 दिन पहले वीडियो में बताया है कि आगा अगर कहीं में फिट होता है तो वो वन डाउन पोजीशन है। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आपके 3 T20 मैच हैं, बाय द वे आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टाइमिंग चेंज कर दी है। तीनों T20 मैच जो लाहौर में है, अभी भी लाहौर में है, पहले इन मैचों की टाइमिंग थी 5:30 बजे टॉस और 6 बजे मैच शुरू होगा। लेकिन अब लाहौर में फोग को देखते हुए और सर्दी को देखते हुए इन मैचों को 2 घंटे पीछे कर दिया गया। 3:30 3:30 बजे टॉस होगा और दोपहर को 4 बजे तीनों T20 मैच शुरू होंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में क्लियर हो जाएगा कि सलमान अली आगा एज ए कैप्टन कितना तगड़ा है। अगर तो वो तगड़ा कप्तान है तो उसको वन डाउन बैटिंग करनी है, क्योंकि आपको सैंपल साइज एक मिल गया है। अब हम कब तक किसी को, अब किसी में सिर्फ बाबर नहीं है, इसमें डिफरेंट प्लेयर आते हैं। हमारा मसला क्या है कि हम किसी को एडजस्ट करने के चक्कर में जो मेन बंदा एक पोजीशन का होता है उसको चेंज कर देते हैं किसी को एडजस्ट करने के लिए। हमारे तो टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट गुजरी जा रहे हैं एडजस्ट करने के चक्कर में कि ये एडजस्ट हो जाए, वो एडजस्ट हो जाए। तो अब हमें ये एडजस्ट करने के माइंडसेट से बाहर रहना पड़ेगा। कोई इसमें डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है। बाबर आजम बेंच पे बैठे और अपनी बारी का इंतजार करे। पाकिस्तान अल्लाह खैर करे 2-3 मैच खेल ले। पहला आपका नीदरलैंड वाला मैच है, उसके बाद आपको मौका मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पाकिस्तान की एक प्लेइंग 11 खेल गई है और वो पूरे वर्ल्ड कप में वही प्लेइंग 11 खेल रही है। हम जानते हैं ना अपनी टीम को, कुछ ना कुछ आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ऐसा अगेन नहीं होगा कि बाबर बाहर बैठा हुआ है तो उसको चांस नहीं मिलेगा। जगह बनेगी, या एज एन ओपनर जगह बन जाएगी, या 3-4 मैचों के बाद वन डाउन जगह बन जाएगी, लेकिन बनेगी जगह। लेकिन इंतजार करना है और आपको तलब भी पैदा करनी है उसके अंदर कि उसको एहसास हो कि यार अगर मैं पाकिस्तान टीम का एक ऑटोमेटिक चॉइस था तो वो कितना अच्छा टाइम था। आज मैं नहीं हूं, आज मैं बाहर बैठा हुआ हूं।
हमारा यहां पे मसला क्या है कि हम प्लेयर के पीछे प्लेयर नहीं लगाते, हम प्लेयर को डेस्परेट नहीं करते। वो कामरान गुलाम एक टाइम पे आ गया था ना पाकिस्तान टीम में, उसने आगे 100 भी किया, उसने वनडे में भी आपको परफॉर्म करके दिखाया, उसने टेस्ट में भी आपको परफॉर्म करके दिखाया। तो आप उसको बजाय कि आप उसको बाबर के पीछे लगाते, बाबर टीम में आया, आपने कामरान गुलाम को नीचे फेंक दिया, उसने नीचे से आके भी तेज 50 कर दिया, फिर भी आपने उसको बाहर निकाल दिया। अगेन कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक प्लेयर के पीछे आपको दूसरा प्लेयर लगाना पड़ता है ताकि अगले के ऊपर प्रेशर आए कि मैं कोई ऑटोमेटिक चॉइस नहीं हूं। तो जब ये बेंच पे बैठेगा ना, इसके अंदर एहसास डेवलप होगा, इसको थोड़ा बुरा भी लगेगा और लगना भी चाहिए यार। मतलब ये पाकिस्तान टीम है, ये आपकी मेरी हम सब की 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की टीम है। ये आगा की टीम नहीं है, ये बाबर फखर शहीन रऊफ की टीम नहीं है, ये हम 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों की टीम है। इसमें अगर कोई बंदा हमें प्लेइंग 11 में समझ नहीं आ रहा, वो बाहर बैठ के अपनी बारी का इंतजार करे, चाहे वो कोई भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं पड़ना चाहिए। सो बाबर अनफॉर्चुनेटली मेरी प्लेइंग 11 में नहीं होगा, बट एज एन ओपनर या वन डाउन टूर्नामेंट में आगे जाके हम देखेंगे कि उसको हम कहां फिट कर सकते हैं अगर तो कहीं पे जरूरत पड़ी। साइम अयूब की बॉल के साथ आपको एक वैल्यू पता लग गई है कि यार ये वैल्यू ऐड कर सकता है, लेकिन साइम का जो प्राइमरी रोल है ना वो बेटर है। साइम, मुझे बड़ी हैरानगी होगी, बड़ा दुख होगा अगर आपने टॉप 3 पे फिनिश ना किया ये टूर्नामेंट। ये टूर्नामेंट मतलब श्रीलंका में है यार, मतलब आपके सारे मैच श्रीलंका में है। कोई मतलब हम जनूबी अफ्रीका की बात नहीं कर रहे, हम कोई न्यूजीलैंड की बात नहीं कर रहे जहां पे कोई एलियन कंडीशंस आपको मिल रही हैं। ये श्रीलंका है भाई साहब, मतलब थोड़ा सा स्पिन आ जाएगा, बॉल अच्छा बल्ले पे आएगा ज्यादातर। तो हम अपनी कंडीशंस में सब कॉन्टिनेंट में अगर अपने किसी बैटर से ये तवक्को नहीं कर सकते कि आप टॉप 3 पे फिनिश नहीं करोगे, तो फिर हम कहां पे दुनिया के किस कोने में आपसे तवक्को करें। और साइम कर सकता है, साइम ने साउथ अफ्रीका में आपको रन्स करके दिखाए हैं, साइम ने आपको ऑस्ट्रेलिया में रन्स करके दिखाए हैं। मैं सिर्फ साइम अयूब को डोमिनेट करते हुए देखना चाहता हूं। अब मिसाल के तौर पे एक वो बैटर होता है ना जो मारता है, मारी जाता है, मारी जाता है, रिस्क ले ही जा रहा है लेकिन आउट भी नहीं हो रहा। मेरी ख्वाहिश है साइम अयूब को पाकिस्तान से ऐसे खेलते हुए देखना कि ये रिस्क लेके खेले, दरल्ले से क्रिकेट खेले। और मतलब पंजाबी में मैं बोलना चाह रहा हूं, मेरे अंदर से आवाज आ रही है, लत ते लत रख के चीर दे और घबराए ना, डरे ना। मैं साइम को ऐसी जगह देखना चाहता हूं और उसके अंदर ये चीज मौजूद है। तो अल्लाह करे कि उसके बल्ले से रन आए और उसकी किस्मत भी उसके साथ हो, क्योंकि कभी कभी बॉल मिडल तो हो रहा होता है लेकिन आपकी किस्मत आपके साथ नहीं होती, आप अनलकी होते हैं, आपके बुरे दिन चल रहे होते हैं और एक एवरेज बॉल पे, एक गंदी बॉल पे आपकी विकेट आप थ्रो कर जाते हैं। तो अल्लाह करे कि उसके अच्छे दिन भी चल रहे हो, अच्छे दिन तो सबके चल रहे हो। फरहान के ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज फरहान अभी भी हमें देखना है कि बाउंड्री वर्सेस डॉट बॉल। आई होप कि फरहान अपनी डॉट बॉल्स की रेशो खत्म करे, बहुत कम करे। हाँ, जो बॉल बहुत अच्छी है मेरिट पे, उसको आप टिप कर सकते हो, उसको आप ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन एक छक्का मारने के बाद 4 बोले डॉट, ये हमें नहीं देखना। एंड फरहान नीड्स टू रियलाइज कि उसको बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जगह मिली है। मैं आपके क्या, चलो वो बहुत ही कोई सीक्रेट बात हो जाएगी, वो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात आपके कान में मैं डाल देता हूं कि फरहान को टीम में नहीं आने दिया जाता था, तो फरहान आज टीम में है। और अगर फरहान ये बात मेरी सुन रहा है, उसको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं, उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि फरहान को टीम में नहीं आने दिया जाता था। हालांकि फरहान डोमेस्टिक में बहुत रन कर रहा था लेकिन उसको टीम में नहीं आने देते थे। अब फरहान टीम में आ गया, इस चीज की वैल्यू करनी पड़ेगी फरहान को, करता भी है लेकिन मजीद करनी पड़ेगी। ये T20 वर्ल्ड कप आप अगर खेल गए वैसा जैसा खेलने का हक है, तो भाई साहब अगले 2-3 साल आपको बहुत ही आप एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि फिर लोग बात करेंगे कि फरहान को वनडे का भी परमानेंट मेंबर बनाओ। और फरहान जैसा बैटर साउथ अफ्रीका में मुझे लगता है बैटिंग करना बहुत एंजॉय कर सकता है।
आपका अगला ओडीआई वर्ल्ड कप है। तो फरहान को वर्ल्ड कप ऐसा खेलना है कि लोग अब उसको दूसरे फॉर्मेट में भी डालना चाहें, यार इसको व्हाइट बॉल खिलाते हैं, इसको वनडे खिलाते हैं, और वो फरहान के हाथ में है। अच्छा, आगा जी, मतलब आगा जी ने तो हमें पिछले कुछ मैचों में 2 दफा ऐसे हुआ है कि हमें अपना एक नया रूप दिखाया है। पिछली दफा वो गेम को आगे लेके गए और डम्बूला वाले मैच में तो उन्होंने अखीर ही कर दी। सलमान अली आगा को एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में कुछ करना है तो कप्तान को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है भाई साहब कि पाकिस्तान में अगर कप्तान रन्स नहीं करेगा ना, वो ड्रेसिंग रूम में खड़ा होके कॉल नहीं ले सकता। अब जो 2-3 प्लेयर पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप हो गए, जिनको आगा बड़ा बैक करता था, आपके ख्याल से क्या आगा के अंदर रन्स ना करने के बाद इतनी हिम्मत थी कि वो ड्रेसिंग रूम में खड़ा होकर या क्रिकेट बोर्ड को कह सकता भाई साहब मुझे ये वाले प्लेयर्स चाहिए, वरना देख लो आपने वर्ल्ड कप किसी को खिलाना तो खिला दो, किसी दूसरे कप्तान को? नहीं कर सकता वो ये। लेकिन अगर वो हर मैच में रन्स करेगा तो वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी बन जाएगा कि ड्रेसिंग रूम में जो आपके बाकी खिलाड़ी हैं उन सब के दिल के अंदर एक रिस्पेक्ट आ जाती है कप्तान के लिए कि यार कप्तान करके तो दिखा रहा है, हमसे नहीं हो रहा, तो कप्तान को करके दिखाना पड़ेगा। आई होप कि आगा फ्रंट से लीड करे। अच्छा, मैं फौरन से हमारे रिजर्व, ट्रैवलिंग रिजर्व, अच्छा ये ट्रैवलिंग रिजर्व वो खिलाड़ी होते हैं जो खेल नहीं सकते जब तक मेन स्क्वाड में अल्लाह ना करे किसी को कोई मेडिकल इंजरी ना आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा इंजर्ड हो जाता है और वो बाहर हो गया वर्ल्ड कप से, तो फिर ट्रैवलिंग रिजर्व जो कि टीम के साथ जाएंगे, मतलब मेरी ट्रैवलिंग रिजर्व में फखर जमान, राउफ और अब्बास अफरीदी हैं, तो ट्रैवलिंग रिजर्व के लड़के जो साथ जाएंगे वो उसी सेम होटल में होंगे, वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है जब तक कोई इंजरी ना आ जाए। तो मेरी ट्रैवलिंग रिजर्व में भाई साहब लिस्ट में हारिस राउफ है, ये मेन स्क्वाड में नहीं है। और राउफ पाकिस्तान का टी20 में हाईएस्ट विकेट टेकर है, लेकिन मसला ये है कि राउफ ने ना एशिया कप में केस अपना बहुत खराब कर लिया। डेथ ओवर्स में मैंने, आपको याद होगा 15 दिन पहले एक डिटेल वीडियो की थी हारिस राउफ डेथ ओवर्स के अंदर, और हम बोलते बोलते थक गए थे। और कितने, मेरा ख्याल है कोई 30-35 हमने ऐसे मैच निकाले थे फैक्ट्स के ऊपर बात करके, जिनमें राउफ को 4 ओवर में 46, 47 या 50 से ऊपर पड़े हुए हैं, 60 भी पड़े हुए हैं। तो राउफ का जो सैंपल साइज है डेथ ओवर्स में वो बहुत गंदा है। यहां तो आप राउफ को ऊपर ही ओवर करा के खत्म कर दो, लेकिन मजबूरी क्या है? तो राउफ को फर्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। अब इससे पहले कोई मुझे ये कहे बिग बैश में उसकी सबसे ज्यादा विकेटें हैं, और यार वो एक अलग सैंपल साइज है। पाकिस्तान में डेथ ओवर्स में राउफ का मसला है, तो मतलब अगर राउफ भी चला गया फिर तो मतलब शदाब भी आ गया टीम में, शहीन भी है, आपका नसीम भी है। नसीम तो खैर मेरी मेन टीम भी है जिसमें भी मैं आता हूं, राउफ भी है, तो टीम तो तकरीबन आपकी सारी वही होगी। अच्छा, नसीम पे आ जाते हैं, 15वें नंबर पे मौजूद है, मेन टीम में मौजूद है। नसीम ने ओवरऑल जितनी पिछले 2-2.5 महीने में क्रिकेट खेली है पाकिस्तान से, जिसमें हमारी वनडे की सीरीज भी आ जाती हैं, मुझे नसीम के प्लान्स और उसकी एग्जीक्यूशन में बहुत ही तजाद नजर आया है। मतलब मिसाल के तौर पे मैं 2-3 दिन पहले भी एक दोस्त से यही बात कर रहा था कि जितनी हमने आज तक वनडे क्रिकेट देखी है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि वनडे मैच के पहले ओवर में नए बॉल के साथ कोई बॉलर स्लो वन ट्राई करे। कोई ऐसा क्यों करेगा? मतलब, और दूसरी तीसरी बॉल पे, मतलब यू आर नॉट श्योर इन वनडे इंटरनेशनल कि आते साथ ही कोई दूसरी तीसरी बॉल पे आपको चार्ज करेगा। हाँ, अगर सामने कोई एबी डिविलियर्स टाइप बंदा मौजूद है, आप पहले से प्री एज्यूम कर सकते हैं कि ये मुझे चार्ज कर सकता है। लेकिन तो मुझे बड़ा मसला था कि नसीम के प्लान्स क्या हैं। फिर नसीम का पेस ओवरऑल आपको थोड़ा सा नीचे नजर आता है, लेकिन मैं इंतजार में रहता हूं कि मुझे कोई बंदा थोड़ी सी इंप्रूवमेंट ऑफर कर दे। मैं किसी का दुश्मन थोड़ी हूं यार। एंड नसीम शाह, मतलब मैं आपको क्या बताऊं यार, नसीम शाह को पता है कि फुरकान भट्टी ने उसको कितना ज्यादा क्रिटिसाइज किया। और जब आपको यह बात पता होती है ना कि फलां क्रिकेटर
आप पे नजर रख रहा है कि आप उसको कितना क्रिटिसाइज करते हो। बिलीव मी, आपके ऊपर यहां बैठ के एक प्रेशर आता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-2.5 साल में मुझे किसी किस्म का प्रेशर फील नहीं होता। चाहे मुझे जहां से मर्जी पता लग जाए कि फलां क्रिकेटर तेरे बारे में ये बात कर रहा था, फलां क्रिकेटर कह रहा था कि यार वो तो बड़ी सख्त बात करता है मेरे पे, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यार मेरे पास फैक्ट्स होते हैं और ये पाकिस्तान की टीम है, ये मतलब किसी एक इंडिविजुअल की टीम थोड़ी है। तो नसीम को मैंने कितना उड़ाया है, लेकिन जैसे ही मुझे नसीम के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आई, IL T20 में मैंने बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर किया था। अब अगेन है तो वो लीग, लेकिन यार बहुत बड़े प्लेयर वहां पे खेल रहे थे, और जिस तरह के पेस को उसने मेंटेन किया, थोड़ी सी मुझे उसकी फिटनेस भी बेहतर नजर आई। तो मैं इंतजार में होता हूं कि मुझे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आ जाए। मैं आपका हूं, मैं रेडी हूं आपकी तारीफ करने के लिए, लेकिन बदले में मुझे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट चाहिए, और वो उसने दिखाई। एंड ही इज इन आवर टीम। और नसीम शाह के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नसीम शाह के आप मैच अगर निकालें कि उसने आपको कितने मैच जितवाए हैं, तो मेरे ख्याल से बल्ले के साथ 2-3 मैच निकल आएंगे, बॉल के साथ आपको बड़ी मुश्किल से एक आधा कोई मैच मिलेगा। लेकिन टैलेंट तो था, लेकिन अभी तक वो बॉल की बात कर रहा हूं मैं, मुझे कोई वो अफगानिस्तान वाले मैच ना दिखाए कि छक्का मार के मैच खत्म कर दिया। तो टैलेंट तो था और टैलेंट है अभी, लेकिन अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि हमने नसीम शाह का बेस्ट वर्जन देखा है। आई डोंट थिंक सो कि नसीम ने अपने टैलेंट के साथ अभी जस्टिस किया है। सो अल्लाह करे कि अगर उसको लेके जाते हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि वो टीम में होगा और है भी शायद, तो मुझे लगता है कि फायदा पहुंचाना चाहिए नसीम शाह को। अच्छा, मैं काफी ज्यादा लोगों को ये इंटरनेट पे कहता हुआ सुन रहा था कि जमान खान को वर्ल्ड कप की टीम में भेजो। सी, जमान खान ने जो बिग बैश में आखिरी ओवर निकाला, बहुत जबरदस्त ओवर था, लेकिन एक मैच की बेस के ऊपर किसी को टीम में लाना या किसी को निकालना, उन सब के साथ ज्यादती है जिनको आप पिछले 2-3-4 महीनों से अपने साथ कैरी कर रहे हो। तो उनका क्या कसूर है? तो आप हमेशा ये देखते हो कि फलां बंदा टीम में आ जाए या फलां बंदा टीम से निकल जाए, लेकिन उसकी वजह से किसी दूसरे के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है वो नहीं आप सोचते। तो ये भाई साहब मेरी वर्ल्ड कप की टीम है। उस्मान तारिक के बारे में मैं आपको एक बहुत बड़ी बात खुल के बता देता हूं। पाकिस्तान ने जो अपना स्क्वाड ICC को भेजा था 3-4 जनवरी को, उसमें पाकिस्तान ने उस्मान तारिक का नाम नहीं डाला था। अब इसका मतलब यह नहीं है कि उस्मान तारिक वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है। जो ICC को आपने स्क्वाड भेजा हुआ है उसका कोई ताल्लुक नहीं है मेन स्क्वाड से। यानी आपने जो 31 से पहले अपना स्क्वाड अनाउंस करना है, उसमें आप किसी भी किस्म का चेंज करके आप अनाउंस कर सकते हो। अब मुझे एक काफी इंटरेस्टिंग बात मेरे एक दोस्त ने कही, और उसका नाम ऑब्वियसली मैं यहां पे नहीं ले सकता, पाकिस्तान टीम को पता लग जाएगा कि कौन दोस्त है। अच्छा, एक दोस्त ने मुझे एक बात कही कि शायद उस्मान तारिक का नाम इसलिए नहीं भेजा गया वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, जो शुरुआती आपका स्क्वाड होता है, कि कहीं ICC इस पे नजर रखनी ना शुरू कर दे। ये जो पॉज लेता है, यू नेवर नो, कल को एक नया रूल आ जाए कि आप पॉज नहीं ले सकते, हम क्या यहां पे कर सकते हैं। और मेन स्क्वाड में ये अनाउंस करेंगे बिल्कुल लास्ट में, और डायरेक्ट उसको नीदरलैंड ने इंडिया वाला मैच खिला दें, एक सरप्राइज पैकेज। आई सेड आई डोंट माइंड, मतलब हमें तो भाई साहब इंडिया वाला मैच चाहिए। मेरी तरफ से आप उस्मान तारिक को खिलाएं या वसीम अकरम को बुला के खिला लें, हमें तो इंडिया वाला मैच चाहिए। तो सुन के मुझे मजा आया इस बात का, मैंने कहा ठीक है यार, दिस साउंड्स गुड, ठीक है ऐसे कर लो। तो 100% जो उस्मान तारिक का नाम है वो ICC को नहीं भेजा गया था, लेकिन अब जो मेन टीम अनाउंस होनी है आपकी, क्या उसमें उस्मान तारिक होगा? 15 जनवरी को इनका मूड था स्क्वाड अनाउंस करने का, लेकिन आज भी अब मैं रोज एक ही काम पे लगा हुआ हूं कि स्क्वाड कब अनाउंस हो रहा है, स्क्वाड कब अनाउंस हो रहा है। एक तो आप सबसे वादा किया हुआ था कि पाकिस्तान की अनाउंसमेंट से पहले हम अपना स्क्वाड अनाउंस कर देंगे, वो आज हमने कर दिया है। तो मुझे आज सुबह जो अपडेट मिली है ना, एग्जैक्ट वर्ड अगर मैं आपको बताऊं, मुझे कहा गया 2-3 दिन। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये अनाउंसमेंट आ सकती है शायद संडे को, एंड संडे मेरा ख्याल है बेस्ट डे है इस बड़ी अनाउंसमेंट के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में छुट्टी है, सारी दुनिया में छुट्टी है।
संडे को। तो संडे को जब एक आधी ऐसी अनाउंसमेंट आ जाती है ना, तो फिर पूरा कंट्री बात करता है, इंटेंट इंटरनेट पे आसमान को छूता है। और पाकिस्तान ने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से संडे को की भी हैं, कुछ पिछली अनाउंसमेंट अगर मैं देखूं तो। वीकेंड इज ऑलवेज गुड फॉर दीज काइंड ऑफ अनाउंसमेंट्स। तो हो सकता है कि संडे को आपको ऑफिशियल स्क्वाड आप देख लें और स्क्वाड अनाउंस करो यार, उसके बाद जर्सी निकालो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की, और थोड़ी अच्छी अच्छी टाइम पे डिलीवरीज देना शुरू करो, ताकि मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान का जो पहला मैच हो उसमें हम सब ने पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की जर्सी पहनी हो। आई होप कि ये टाइम पे डिलीवर कर पाए। खैर, ये भाई साहब हमारा स्क्वाड है डिटेल में। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी प्लेयर की कोई बात यहां पे मिस की है, लेकिन अगेन मैं हेल्दी आर्गुमेंट्स को हमेशा वेलकम करता हूं। आपकी इस स्क्वाड के ऊपर क्या ओपिनियन है? आपके ख्याल से इसमें किसको होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट। क्या बात है फुरकान साहब।